जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको साबुन यानी अपमार्जक और डिटर्जेंट पढ़ाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे, आपकी थ्योरी तैयार होगी, चाहे आप हाई स्कूल में हैं या 12th में हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए साबुन। साबुन क्या होता है? जो नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, मतलब जो साबुन बोलते हैं, ये तो सब जानते ही होंगे। लेकिन ये बना कैसा होता है? देखिए, साबुन एक सोडियम या पोटेशियम लवण होता है जो वसा या तेल तथा क्षार की अभिक्रिया से बनता है, जो गंदगी को हटाता है। अब समझिए, जो साबुन होता है वो चिकनाई यानी तेल, वसा, घी मतलब, या चर्बी, जो ढोरों की चर्बी होती है यानी पशुओं की जो चर्बी होती है, साबुन उससे बनता है। अब क्या होता है, तेल को और क्षार को जब हम कढ़ैया में गर्म करते हैं आग द्वारा, तो क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है। आप भी साबुन बना सकते हैं। तेल डालिए, कोई एक छान लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको मिलाइए, गर्म कीजिए, साबुन बन जाएगा। उसे टिकिया के रूप में काट लीजिए। ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखिए, एक चीज़ होती है सैपोनिफिकेशन, इंग्लिश का वर्ड है। क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि सैपोनिफिकेशन क्या है। बालक घूम जाता है एकदम। सैपोनिफिकेशन तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सैपोनिफिकेशन जो होता है वो साबुन बनाने को बोलते हैं। साबुन बनाने की क्रिया ही सैपोनिफिकेशन कहलाती है। अब देखिए, वसा यानी घी ले लीजिए, तेल, चर्बी जो पशुओं की चर्बी होती है, प्लस KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं, इन दोनों चीज़ को गर्म करते हैं तो कपड़े धोने वाला साबुन बनता है। देखिए, कपड़े धोने के साबुन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो हम नहाने वाला जो साबुन यूज करते हैं इसमें KOH होता है। अंतर क्या होता है? देखिए, ये वाला जो साबुन होता है जिसमें NaOH डला होता है, ये कड़ा होता है, मतलब हार्ड होता है। बस हमारी कपड़े धोने के लिए यूज होता है। अगर इससे हम नहाएंगे, ऐसे साबुन मार दिया, ऐसे गट्टा मार दिया, खाद और छुटा देगा, मतलब मरोड़े टाइप की बना देगा। KOH एकदम मुलायम साबुन होता है, सॉफ्ट होता है, नहाने के काम में यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो NaOH वाला जो होता है ये कठोर होता है। यानी जितने भी साबुन कपड़ा धुलने वाले होते हैं वो कठोर होते हैं। चाहे घड़ी का ले लीजिए, रिन का ले लीजिए, या जो उसमें बिकते हैं, मतलब बाजार में बिकते हैं, उसको ले लीजिए, तो सब क्या होते हैं? कड़े होते हैं। और जो नहाने वाले होते हैं वो मुलायम होते हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मतलब बाजार के अंदर एक साबुन बिकता है तुलमा वाला, टिक्की टाइप की मिलती है, 10 रुपये की टिक्की, 20 रुपये की टिक्की, अच्छा खासा बड़ा साबुन मिल जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पशुओं की चर्बी होती है वो उस चीज़ से बना होता है। अगर उससे तुम हाथ धो लो तो हाथों में से बदबू आएगी, हल्की हल्की बदबू आएगी। और चौमासे में यानी बरसात के दिनों में तुमने उससे कपड़े धोकर डाल दिए तो बहुत ही बुरी बदबू आती है। कारण समझिए, क्योंकि उसमें पशुओं की चर्बी मिली हुई है। घी भी यूज नहीं हुआ है, ना ही तेल हुआ है। जो नहाने वाला साबुन होता है ये तिल के तेल से बन जाता है, घी से बन जाता है, सरसों के तेल से बन जाता है, अलसी के तेल से बन जाता है, यानी अच्छी क्वालिटी के तेल होते हैं, उनसे क्या है, ये नहाने वाला साबुन बनता है। कभी कभी इसमें भी गद्दारी कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें KOH, इनमें NaOH, और चर्बी के कारण क्या होता है? बदबू आती है साबुन में। जो बेकार वाली साबुन होती है उसमें बदबू आती है। ठीक है, और ये कठोर होगा, ये मुलायम होगा। अब समझते हैं। देखिए, सूत्र, साबुन का जो सूत्र होता है ये R, ये डैश दिखाई दे रहा होगा, COONA। यहाँ R जो एस्टर ग्रुप है, क्या है? ट्राई एस्टर ग्रुप। ये वाली जो चीज़ है ट्राई एस्टर ग्रुप है, और ये NaOH। अब समझते हैं, जहाँ R क्या है? देखिए, C15H31 COONA पामेटिक। अगर यहाँ पे देखो Na यानी सोडियम है, यहाँ पे अगर सोडियम है तो क्या हो जाएगा? सोडियम पामेटिक। अगर यहाँ पे सोडियम लग रहा हुआ है तो सोडियम ओरिएटिक, और यहाँ पे सोडियम एस्टोरिएटिक। देखिए, C15 C17 और 17, ऊपर 15 17 17, इधर 31 33 35 COONA। इसे एक बार अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये पामेटिक पूछ सकता है हमारे एग्जाम में, ओलिएटिक पूछ सकता है, स्टेरेटिक पूछ सकता है। इन तीनों में से कोई सही पूछ सकता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे Na की जगह K भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब इसका क्रियात्मक जो समूह होता है वो ट्राई एस्टर होता है। ये वाली जो चीज़ होती है ये ट्राई एस्टर होती है। ठीक है, ये तीनों साबुन के सूत्र हैं अलग अलग प्रकार के। आप इसे एक बार और ध्यान से देख लेना। ये रट लो, कुछ भी कर लो, पर ये याद करने होते हैं। खड़े क्वेश्चन पूछ लेता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें देखो, क्रियात्मक समूह डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि साबुन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है, तो ट्राई एस्टर होता है। अच्छा, एक चीज़ आती है कि डिटॉल जो साबुन होता है उसके अंदर कहता है कि डिटॉल 99% बैक्टीरिया को मार देता है। डिटॉल साबुन जो होता है उसमें एक केमिकल डला होता है डिटॉल का, जिसे बोलते हैं क्लोरोऑक्सीलिनोल। क्लोरोऑक्सीलिनोल, जो डिटॉल साबुन होती है उसके अंदर क्लोरोऑक्सीलिनोल ये केमिकल डला होता है, जिसकी वजह से वो 99% जर्म्स को मार देती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो। ठीक है, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है। मेहनत पढ़ाने में नहीं होती है, इसे लिखने में मेहनत होती है मेरी। ठीक है, पढ़ाने में क्या, आदमी पढ़ाई तो देता है। अब देखो, साबुन में क्या क्या होता है। नंबर 1, नमक होता है। होता क्या है, जैसे बारिश हुई,
ठीक है, बारिश में साबुन बाहर रह जाता है, बारिश पड़कर निपटी, तुम हाथ धोने जाओगे तो साबुन एकदम घुला हुआ मिलेगा। वो क्यों होता है? आपने नमक देखा होगा कि नमक जो होता है बरसात के दिनों में पिघलने लगता है। दुकानों पर नमक रखी रहती है, नमक की थैली, तो वो क्या, उसमें पानी जाता रहता है, नमक की थैली में वो पानी क्या चूस लेती है वायुमंडल से। अब साबुन में क्या होता है, नमक होता है, जिस साबुन में जितना ज़्यादा नमक होगा वो उतनी ज़्यादा घुलेगी। बात समझ में आ रही है? जिस साबुन में जितना ज़्यादा नमक होगा वो उतनी ज़्यादा घुलेगी। नंबर 1 साबुन आती है, उसे उसे मतलब नल के पास रख दो चौतरिया पे, ठीक है। अब उसमें क्या छींटे जाएंगे तो वो फूलती रहेगी फूलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। तो नमक क्या करता है, गलाता है। नमक नहीं होगी तो गलेगी नहीं। कोई कोई साबुन होती है एकदम कड़क साबुन होती है, कितना भी घिसो कपड़े पे घिसो, शरीर पे लगाओ, घिसती नहीं है, झाग ना बनते हैं ज़्यादा। क्या झाग बनने के अलग अलग कारण होते हैं। नंबर 2 देखिए, नमी 10% होती है साबुन में, 10% नमी होती है। कहने का मतलब है 10% पानी होता है। अगर पानी एकदम सुखा दिया जाए, मतलब साबुन को एकदम सुखा दिया जाए तो क्या जाए, बहुत टाइट हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी साबुन में। आपने देखा भी होगा, धूप में रख दो साबुन को अच्छी तरीके से, सब नमी उड़ जाएगी, एकदम सूखी सूखी साबुन बच रहेगी, तुम कपड़ा पे घिसते रहना, झाग नहीं बनने के। कार्बोक्सिल अम्ल, जिससे हम साबुन लगाते हैं, अधिकतर जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, जैसे हम साबुन लगाते हैं, मम्मी मुंह धुलती हैं तो आंखों में मिर्चें लगने लगती हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो अभ्यास हो जाता है, आदमी आंख खोल के भी मुंह धुल सकता है। जो छोटे होते हैं तो साबुन में एक चीज़ होती है कार्बोक्सिल अम्ल। ये कार्बोक्सिल अम्ल ही जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनको कार्बोक्सिल अम्ल बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे ही कार्बोक्सिल अम्ल आंखों में जाते हैं तो जलन पैदा कर देते हैं, लाल लाल कहते हैं। तो बच्चे बोलते हैं ना कि आंखों में मिर्च लग रही है, साबुन लग रही है, तो वो किसकी वजह से होती है, कार्बोक्सिल अम्ल के कारण आंखों में जलन हो जाती है। अब देखिए एक चीज़ होती है रेंजीन। रेंजीन क्या होती है, रेंजीन साबुन में झाग बनाती है। जिस साबुन में जितना रेंजीन ज़्यादा होगा उतना ही झाग बनाएगा, जिस साबुन में जितना रेंजीन कम होगा उतना ही झाग कम बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो झागों का निर्माण करता है कौन, रेंजीन। अब देखिए, कठोर जल कम झाग बनाएगा और मृदु जल ज़्यादा झाग बनाएगा। कठोर जल उससे बोलते हैं जिसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हल्का खारा सा लगता है। अगर गंगा जी के पानी में और समुद्र के पानी में दोनों में कपड़े धुले जाएं तो गंगा जी वाला जो पानी है उसमें झाग ज़्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि मृदु जल है, सॉफ्ट जल है, और जो समुद्र का जल है वो थोड़ा खारा है, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है। इस वजह से समुद्र के जल से अगर कपड़े धुलोगे तो इतनी झाग नहीं बनने के साबुन लगाने के बाद भी। तो कठोर जल और मृदु जल समझ गए होगे। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, खैर इतना रहने देते हैं इसमें। अब देखते हैं ग्लिसरॉल, झाग को सूखने नहीं देता और पारदर्शी होता है। पियर्स का साबुन आपने देखा होगा, पियर्स के साबुन में ग्लिसरॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और जितनी ग्लिसरॉल की मात्रा होगी साबुन उतना पारदर्शी हो जाएगा। और क्या है, साबुन के झाग एकदम से नहीं सूखेंगे। अब झाग बंद तो गए, झाग बंद तो गए, लेकिन उन्हें सूखने से बचाने के लिए, जल्दी सूखने जाम है, जल्दी फूटना जाम बुलबुले, उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं। जिस साबुन में जितना ग्लिसरॉल वो उतनी अच्छी मतलब झाग बनाएगा, ठीक है। और ग्लिसरॉल के कारण ही क्या होता है, साबुन पारदर्शी हो जाती है। पियर्स का साबुन आता है 30-40 रुपये का छोटा सा, उसमें क्या है, ऐसे साबुन को देखोगे आर पार चेहरा दिखाई दे जाएगा, शीशे की तरह होता है एकदम। ग्लिसरॉल अच्छा होता है, त्वचा के लिए भी अच्छा होता है, नमी देता है त्वचा के लिए, ठीक है। अब देखते हैं साबुन गंदगी की सफाई कैसे करता है। यानी कि जैसे हम लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं चेहरे पे या नहा रहे हैं, तो हमारे शरीर पर से मैल कैसे छुटाता है या कपड़ों पर मैल कैसे छुटाता है, इस बात को समझते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, गंदगी जो होती है, गंदगी ज़्यादातर तेलीय होती है। अब जैसे तुम्हारे हाथ पे गंदगी है, आप ऐसे करके हाथ को देखो, अगर हाथ गंदा गंदा होगा, चिकना चिकना होगा और मैल उतरने लगेगा ऐसे घिटने से। शरीर पे भी तुम छू कर देखोगे तो चिपचिपा सा हो जाता है शरीर पसीने के कारण। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो तेलीय ग्रंथि होती है वो तेल निकाल देती है, और तेल से क्या होता है, धूल आकर्षित होती रहती है और वो चिपकती रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे नाक पे ये निकल आता है, सीवम टाइप का निकल जाता है, तुम धूल में जाओ तो सबसे ज़्यादा धूल जो चिपकेगी काय में चिपकेगी, नाक पे चिपकेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलीय ग्रंथि हैं, तेल निकालनी है। अब वो जो महल है वो तेल का बना होता है, कोई भी महल, ये कॉलर है जैसे, कॉलर पे या फिर इस यहाँ पे हो जाता है, मेरे भी गंदा हो रहा है ये, तो ये क्या है, ये तेल से, जो मेरे शरीर में से तेल निकल रहा है, इससे घिस घिस के, और क्या है, धूल मिट्टी से घिस घिस के ये गंदा हो गया। तो महल में तेल की मात्रा होती है बहुत ही कम, ठीक है। अब समझते हैं, अब आपके समझ में अच्छा से आएगा। देखिए साबुन के जो अणु होते हैं उनके 2 सिरे होते हैं, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। देखिए इधर वाला सिरा तो पूंछ और इधर वाला सिरा ये हेड यानी सिर का टाइप का। ये आपने चित्र देखा हुआ से लग रहा होगा, आपकी किताब का चित्र है, ठीक है। अब होता है हाइड्रोफोबिक, एक पूंछ वाला सिरा होता है हाइड्रोफोबिक, और जो हेड वाला सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक पूंछ वाला, हाइड्रोफिलिक फिलिक वाला जो होता है सिरे वाला होता है। अब इसकी क्या खास बात होती है पूंछ वाले की, हाइड्रोफोलिक की, हाइड्रोफोबिक, इसमें क्या होता है, ये वाला जो सिरा होता है ये तेल गंदगी की तरफ रहता है। बात समझ में आ रही है कि ये वाला सिरा तेल या गंदगी की तरफ रहेगा और ये वाला सिरा जल की ओर रहेगा। समझते हैं कैसे? जैसे ये तेल की एक बूंद है यानी महल है, तो जब हम साबुन लगाएंगे तो ये पूंछ वाला सिरा इसको जाकर पकड़ लेगा ऐसे ऐसे,
जैसे एक सिरा है तो इस आकर पकड़ लिया, इस आकर पकड़ लिया, साबुन के खूब सारे गुच्छे इस तरीके से जैसे तेल की बूंद है तो सब इधर आकर से चिपक जाएंगे और इससे को बांध लेंगे। ठीक है, अब बांध लिया, जैसे ही हम पानी से बहाएंगे तो इस ये वाला सिरा जब बहेगा तो इस वाली बूंद जो मैल है इसको भी लेकर साथ चला जाएगा। समझो, साधारण भाषा में समझो कि जब हम सब कपड़े को धोते हैं तो हम साबुन लगाकर थोड़ी देर रख देते हैं फूलने के लिए। क्यों? क्योंकि मैल फूल जाए। एक्चुअल में जब क्या हो रहा होता है, जब मैल फूलने की क्रिया उसे कहते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक है, फोबिक जो ये वाली चीज़ जो है पूंछ वाली चीज़, ये महल को बांध रही होती है। महल इसने अपनी पूंछ में बांध लिया। अब जैसे पानी ले जाएंगे, पानी को बहाएंगे तो ये पानी वाला सिरा पानी का संग चल जाएगा एकदम, तो उस समय क्या होगा, महल छुटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैल गंदगी का हटाना साबुन द्वारा, इस क्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। क्वेश्चन आता है कि इमल्सीकरण क्या होता है, इमल्सीकरण को संक्षेप में समझाइए। तो आपको लिखना होगा कि साबुन के जो झाग होते हैं, साबुन का जो झाग होते हैं मतलब उसके दो सिरे होते हैं, साबुन के जो अणु होते हैं उसके दो सिरे होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पूंछ वाला सिरा, ये मतलब सिर वाला सिरा, पूंछ वाला सिरा महल को पूंछ में लपेट लेता है, और हेड वाला सिरा जो होता है वो पानी के साथ बहाया चला जाता है। अब पूंछ भी उसके साथ जा रही है तो महल साफ हो जाएगा। इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। आपको इस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कंपटीशन में तो मतलब इमल्सीकरण किसे कहते हैं, मतलब मैल हटाने की क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साबुन के जो झाग होते हैं वो सफ़ेद क्यों होते हैं। तो देखिए, साबुन के झागों का सफ़ेद होना परावर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन आता है किस क्रिया के द्वारा साबुन के जो झाग होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, किसके द्वारा, परावर्तन के कारण। अब क्या होता है, कभी कभी बुलबुला, जो साबुन का बुलबुला बनता है वो चमकीला दिखाई देने लगता है, तो वो क्रिया होती है व्यक्तिकरण क्रिया। वो क्या होती है, व्यक्तिकरण क्रिया। ये दो टॉपिक अलग है, इसके बारे में तो मैंने वीडियो बना रखा है, इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसके बारे में हम बना देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, साबुन चाहे कैसे कलर का हो उसके झाग हमेशा सफ़ेद रहेंगे। कारण क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, तो आपके भाई ने ये चीज़ समझाई है, काफ़ी मेहनत होती है। आप अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक कर दें। ठीक है, मैं बोलता नहीं हूँ पर आज मैंने पहली बार बोला है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप समझते हैं डिटर्जेंट पाउडर जो सरफ होता है उसके बारे में हम समझेंगे, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। सरफ डिटर्जेंट पाउडर के बारे में समझते हैं। तो देखिए, डिटर्जेंट, अपमार्जक या सर्फ तीनों एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि उच्च एल्केन सल्फोनिक सर्फ जो होता है, ये अपमार्जक होता है, वो उच्च एल्केन सल्फोनिक जो होता है वही सर्फ होता है, या फिर एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट। सर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, उच्च एल्केन सल्फोनिक या एल्किन हाइड्रोजन सल्फेट का Na का लवण। ठीक है, ये सब आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे समझिए, अगर इन दोनों चीज़ से अगर फॉर्मूला बनाना हो सर्फ का तो C18H29 NaO3, ये सर्फ का फॉर्मूला हो गया। डिटर्जेंट अच्छा होता है साबुन से, क्यों? एक बात मैं आपको बता दूं कि सर्फ जो होता है वो साबुन से बढ़िया होता है। क्यों? एक तो कम सर्फ ज़्यादा कपड़े धुल सकता है। दूसरी बात ये होती है कि सर्फ जो होता है वो कठोर जल में भी झाग देता है, यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है झाग बनाने की वो साबुन से ज़्यादा है। साबुन मतलब पानी चाहे मृदु हो, मतलब मुलायम हो या कठोर हो, वो झाग अच्छे से बना देगा। कौन? सर्फ बना देगा। सोडियम लोरिक सल्फेट अगर मतलब आ जाएगा किसी एक अपमार्जक का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक सूत्रबुत या लिखिए तो आप लिखते हैं सोडियम लोरिक सल्फेट। ये सबसे फेमस जो अपन सर्फ यूज करते हैं उसमें ये चीज़ होती है, सोडियम लोरिक सल्फेट। सूत्र ये हो गया। अब एक बात बता दूं कि सर्फ जो होता है, जैसे हम भीगा हुआ हाथ सर्फ में डालते हैं तो एक गर्मी सी महसूस होती है, जलन, गर्म महसूस होता है सर्फ। क्यों? देखिए, जो सर्फ होता है वो एकदम से क्रिया करता है, एकदम हाई क्रिया करता है। जैसे हम हाथ डालेंगे तो क्या होगा, जितनी भी त्वचा की चिकनाई है या नमी है उसको वो एकदम से हटा देगा, उसकी वजह से जलन होने लगती है। या फिर थोड़ा सा कटा हुआ होगा वहाँ पर सर्फ लग जाएगा और वो क्या, वो प्रतिक्रिया करने लगेगा, क्योंकि इतने हार्ड केमिकल उसमें डले हुए हैं। ये सारे केमिकल ब्लड से रिएक्शन करते हैं और चिरचिराहट या जलन महसूस हो जाती है अगर कट वट जाते हैं थोड़ा सा तब। अब खास कठोर जल में भी काम करता है सर्फ जो होता है, कठोर जल में भी काम करता है, साबुन काम नहीं करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्फ बना था। हुआ क्या था कि पहले साबुन बनता था, तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तेल की चर्बी की कमी हो गई, आखिरकार वैज्ञानिकों को सर्फ बनाना पड़ा। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से शुरू हुआ था, यानी उससे पहले सर्फ नहीं था। 1914 से पहले सर्फ का यूज नहीं होता था, 1914 के बाद ही सर्फ का यूज शुरू हुआ है। अब देखते हैं सबसे महंगा साबुन कौन सा है। तो फ्रांस देश है, जिसमें एक साबुन है ला चैटेलाइन एक साबुन है, मतलब 7800 रुपये का एक साबुन है। 7800 रुपये का एक साबुन, सोचिए इतने रुपये में एक फ़ोन आ जाएगा अच्छा सा। एक साबुन की कीमत नहाते होगी कोई। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।